हेलो फ्रेंड, भारत की राजव्यवस्था में हम लोग आज बात कर रहे हैं राजभाषा के बारे में, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे न्यायपालिका की भाषा एवं विधि पाठ, इसके विशेष निर्देश, हिंदी भाषा का विकास और राजभाषा पर संसदीय समिति, शास्त्रीय भाषा का दर्जा के बारे में। दोस्तों, संविधान में न्यायपालिका एवं विधायिका की भाषा के संबंध में किए गए उपबंध निम्नलिखित हैं। पहला, जब तक संसद अन्यथा या व्यवस्था ना दे कि निम्नलिखित कार्य केवल अंग्रेजी भाषा में होंगे। पहला आ, उच्चतम न्यायालय व प्रत्येक उच्च न्यायालय की कार्यवाही। दूसरा, केंद्र व राज्य स्तर पर सभी विधेयक, अधिनियम, अध्यादेश, आदेश, नियमों व उपनियमों के आधिकारिक पाठ। दूसरा, हालांकि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से हिंदी अथवा किसी राज्य को किसी अन्य राजभाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सकता है, परंतु यह न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों, आज्ञाओं व इसके द्वारा पारित आदेशों पर लागू नहीं होगा। अन्य शब्दों में, न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, आज्ञा अथवा आदेश केवल अंग्रेजी में ही होंगे। इसी प्रकार राज्य विधानसभा में भी विधेयकों, अधिनियमों, अध्यादेशों, आदेशों, नियमों, व्यवस्थाओं व उपनियमों के संबंधों में किसी भी भाषा का प्रयोग को निर्धारित कर सकती है, परंतु सबका अंग्रेजी अनुवाद भी प्रकाशित करना होगा। राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित अधिनियम, अध्यादेश, आदेश, नियम व उपनियमों के हिंदी में अनुवाद आधिकारिक लेखा माने जाएंगे। इसके अतिरिक्त संसद में प्रस्तुत प्रत्येक विधेयक के साथ इसका हिंदी अनुवाद होना आवश्यक है। इसी प्रकार कुछ मामलों में राज्य के अधिनियमों व अध्यादेश को भी हिंदी में अनुवाद होगा। यह अधिनियम राज्यपाल को यह अधिकार देता है कि वह राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसलों, निर्णयों, पारित आदेशों में हिंदी अथवा राज्य की किसी अन्य भाषा के प्रयोग की अनुमति दे सकता है, परंतु इसके साथ ही इसका अंग्रेजी में अनुवाद भी संलग्न करना होगा। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार व राजस्थान में इस उद्देश्य के लिए हिंदी का प्रयोग होता है। हालांकि संसद ने उच्चतम न्यायालय में हिंदी के प्रयोग के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है, अतः उच्चतम न्यायालय केवल उन्हीं याचिकाओं को सुनता है जो केवल अंग्रेजी में हो। सन 1971 में एक याचिकाकर्ता द्वारा हिंदी में बहस के लिए एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत की गई है, परंतु न्यायालय ने उस याचिका को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि वह अंग्रेजी में नहीं तथा हिंदी का प्रयोग असंवैधानिक है। विशेष निर्देश, संविधान में भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा व हिंदी भाषा के उत्थान के लिए कुछ विशेष निर्देश दिए गए हैं। भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, इस संबंध में संविधान में निम्नलिखित उपबंध है। पहला, प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति की अपनी शिकायत निवारण हेतु संघ अथवा राज्य के किसी भी अधिकारी अथवा प्राधिकारी को राज्य, संघ अथवा राज्य में जैसी भी स्थिति होगी प्रयोग की जाने वाली किसी भी भाषा में अभ्यावेदन करने का अधिकार है। इसका अर्थ है कि किसी अभ्यावेदन को इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि वह राजभाषा में नहीं है। प्रत्येक राज्य अथवा राजस्थानीय प्राधिकरण को राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने हेतु उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। राष्ट्रपति इस संदर्भ में आवश्यक निर्देश दे सकता है। भाषाई अल्पसंख्यकों के मामले के लिए संविधान में किए गए प्रावधानों से संबंधित मामलों की जांच और उनकी रिपोर्ट के लिए राष्ट्रपति को एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करनी चाहिए। राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत करनी चाहिए तथा संबंधित राज्य सरकारों को भेजना चाहिए। हिंदी भाषा का विकास, संविधान हिंदी के विस्तार व विकास के हेतु केंद्र के लिए कुछ कर्तव्य निर्धारित करता है ताकि यह भारत की विविध संस्कृति के बीच एक लोक भाषा बन सके। इसके अतिरिक्त केंद्र 8वीं अनुसूची में वर्णित हिंदुस्तानी व अन्य भाषाओं के रूप शैली व भावों को आत्मसात करके और इसका शब्दावली को मुख्यतः संस्कृत व गौड़ता अन्य भाषाओं से लेकर हिंदी को समृद्ध करने में निर्देश देता है। वर्तमान 2016 में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएँ वर्णित हैं। ये हैं असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, मैथिली, उड़िया,
पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोगरी, बोडो और संथाली। सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन विधेयक 1967 तथा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाल को 71वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 द्वारा जोड़ा गया। सन 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया। संविधान की 8वीं अनुसूची में उपरोक्त क्षेत्रीय भाषाओं को वर्णित करने के पीछे 2 उद्देश्य हैं। पहला, इन भाषाओं के सदस्यों को राजभाषा आयोग में प्रतिनिधित्व किया जाए। दूसरा, इन भाषाओं के रूप, शैली व भावों का प्रयोग हिंदी को समृद्ध बनाने के लिए किया जाए। हम बात करेंगे राजभाषा पर संसदीय समिति। राजभाषा अधिनियम 1963 में राजभाषा पर एक संसदीय समिति की व्यवस्था की थी, जिसका काम था कि राज्य के आधिकारिक उद्देश्यों से हिंदी भाषा के व्यवहार में हुई प्रगति की समीक्षा की जाए। इस एक्ट के तहत उक्त समिति का गठन एक्ट को 26 जनवरी 1965 को पारित होने के 10 वर्ष बाद होना था। इस तरह 1976 में समिति गठित की गई। समिति के 30 सदस्य हैं, 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के। समिति के गठन और प्रकार से संबंधित निम्नलिखित प्रावधान निम्नलिखित हैं। पहला, एक्ट के लागू होने की तिथि से लेकर 10 वर्ष गुजर जाने के बाद एक राजभाषा समिति का गठन होगा और इस उद्देश्य से पेश प्रस्ताव जो संसद के किसी एक सदन से पेश होगा, जिसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति प्राप्त होनी चाहिए और जो दोनों सदनों द्वारा पारित हो चुका होगा। दूसरा, समिति में 30 सदस्य होंगे, जिनमें 20 लोकसभा के होंगे और 10 राज्यसभा के। इनका चयन लोकसभा सदस्यों द्वारा तथा राज्यसभा सदस्यों तथा एकल हस्तांतरित मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली से होगा। समिति का यह उत्तरदायित्व होगा कि केंद्र के प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए हिंदी के प्रयोग की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा करे। तत्पश्चात राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट सौंपे, जिसमें अनुशंसाएं हों। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाएगा और सभी राज्य सरकारों को प्रेषित करेगा। राष्ट्रपति रिपोर्ट पर विचार के उपरांत और राज्य सरकारों के विचारों का गौर करने के बाद पूरी रिपोर्ट या उसके कुछ अंशों पर निर्देश जारी कर सकते हैं। समिति के अध्यक्ष समिति के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। परंपरा के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री समय समय पर समिति के अध्यक्ष चुने जाते हैं। समिति का काम है कि वह अपनी रिपोर्ट अपनी अनुशंसाओं सहित राष्ट्रपति को सौंप दें। ऐसा वह केंद्र सरकार के दफ्तरों में हिंदी के प्रयोग को परखने के बाद करेगी। वास्तविक स्थिति को परखने के लिए अन्य विधियों को अपनाने के अलावा समिति केंद्र सरकार के दफ्तरों का निरीक्षण करेगी, जहां कई प्रकार की गतिविधियों द्वारा दफ्तरों को हिंदी के महत्तम प्रयोग के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि संविधान के उद्देश्य तथा राजभाषा अधिनियम के प्रावधान कार्यान्वित किए जा सके। इस उद्देश्य से समिति ने 3 उप समितियाँ गठित की। तीनों उप समितियों से निरीक्षण करवाने के लिए कई मंत्रालय विभाग भी 3 भागों में बांट दिए गए। इसके अलावा कई उद्देश्यों तथा अन्य संबद्ध मामलों में राजभाषा के प्रयोग का आकलन करने के लिए यह तय किया गया कि विविध क्षेत्रों से गणमान्य जैसे शिक्षा, न्यायालय, स्वयंसेवी संस्थाएं और मंत्रालय विभागों के सचिवों से मौखिक प्रमाण हासिल किए जाएं। इस समिति द्वारा केंद्र सरकार के दफ्तरों में हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग को संविधान द्वारा निर्देशित राजभाषा संबंधी प्रावधानों की पृष्ठभूमि में समीक्षित किया जाए। इसके लिए राजभाषा अधिनियम 1963 तथा उसमें उल्लेखित नियमों के आलोक में भी यह समीक्षा हो। अत्यंत विषयक सरकारी विज्ञप्तियों निर्देशों का संज्ञान लिया जाए। समिति के संदर्भ पद व्यापक होने के चलते और भी यह प्रोसेसिंग आयामों का आकलन करती है। यह आयाम है स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में शिक्षण का माध्यम, सरकारी सेवाओं में भर्ती का तरीका, विभागीय परीक्षाओं का माध्यम आदि। राजभाषा के अनेक पक्षों में विस्तार को संज्ञान में लेते हुए और वर्तमान स्थिति को भी ध्यान में रखते हुए एक समिति ने जून 1985 तथा अगस्त 1986 में हुई अपनी बैठकों में फैसला लिया गया है कि वह राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भागों में पेश करेगी। रिपोर्ट का हर भाग राजभाषा नीति के खास पक्ष से संबद्ध होगा। समिति के सचिव समिति सचिवालय के अध्यक्ष हैं। उनकी मदद के लिए अवर सचिव तथा अन्य अधिकारियों के स्तर के अधिकारी होते हैं और वे समिति के विभिन्न कार्यों के निष्पादन के हर संभव सहायता करेंगे। प्रशासनिक उद्देश्यों से यह कार्यालय गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अधीन है।